सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें दायर की थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत का कहना है कि नवाज शरीफ सरेंडर करने या गिरफ्तारी पर दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। एहतशाम कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताएगा क्या कहा गया है इस फैसले में? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल जबकि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को सजा मुअत्तल करके जमानत दी थी और जमानत मिलने के बाद नवाज शरीफ बरतानिया चले गए थे। और आज का जो फैसला है उसमें ये लिखा गया है कि चूंकि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के बैरून मुल्क रवाना हो गए और अदालत की बारहा तलबी पे वो अदालत में पेश नहीं हुए, तो अदालत के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं था सिर्फ बजाय इसके कि उनकी जो अपीलें हैं वो खारिज कर दी जाएं। अदालत ने उनको पहले मफरूर करार दिया, इश्तिहारी करार दिया, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ ने इश्तिहार जारी करने के बावजूद अदालत के सामने पेश नहीं हुए। अब भी नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज कर दी गई हैं, लेकिन ये अपीलें अदम पैरवी पर खारिज हुई हैं, ना कि मेरिट पर। अगर अपीलें मेरिट पर खारिज की जाती तो नवाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन बाकी ना रहता, लेकिन अब चूंकि ये अपीलें अदम पैरवी पर खारिज की गई हैं तो अदालत ने उनके लिए एक ऑप्शन बाकी छोड़ा है कि जब वो वतन वापस आते हैं या उनको गिरफ्तार, ठीक है, सरेंडर करें तो दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। साथ ही रहेगा एहतशाम का यानी एक और अहम खबर है कि एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 6 जुलाई को अपीलों पर समाअत करेगा। एहतशाम, बताइएगा इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, अदालत ने दलाइल तलब किए थे और जो अदालती मुआवनीन थे उनमें आजम नज़ीर तारड़ के बड़े वाज़े दलाइल थे कि नवाज शरीफ की अपील को इल्तवा में भी रखा जा सकता है और उनकी अपील को अदम पैरवी में खारिज भी किया जा सकता है। तो अदालत ने ये इस्तफसार किया था कि अगर मरकजी जो मुल्ज़िम हैं उनकी अपील अगर अदालत खारिज कर देती है तो जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनकी अपील पर क्या होगा। तो आजम नज़ीर तारड़ ने अदालत को ये बताया था कि अदालती नज़ीरें मौजूद हैं कि जो मुल्ज़मान अदालत के सामने मौजूद हों उनकी अपीलें सुनी जा सकती हैं। तो अब अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलें खारिज की हैं और साथ ही ये फैसला किया है कि एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की जो अपीलें हैं उन पर समाअत जारी रखी जाए। इसलिए अदालत ने 6 जुलाई को मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के वकील अमजद परवेज हैं और आइंदा समाअत पर वो अपने दलाइल अदालत के सामने जारी रखेंगे। ठीक है, एहतशाम कयानी आप साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी मामले पर बात करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। पनामा में सजाएं बहाल कर दी गई हैं नवाज शरीफ साहब की और अदम पैरवी की बिना पर ये अपीलें खारिज की गई हैं। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम तर मामले को? देखें, उन्होंने लिखा है कि हमने अपीलें डिसमिस कर दी हैं, लेकिन कहा है कि जब वो आएंगे तो फिर ये सुनी भी जाएंगी। तो लिखा तो है कि डिसमिस कर दिए हैं, लेकिन दर हकीकत वो तो पेंडिंग है। तो जब एक चीज़ पेंडिंग रखी हुई है तो उसको ये लिखने की ज़रूरत क्या थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि ये डिसमिस कर दी हैं? तो ये फैसला जो है वो कानूनी तौर पे और मंतकी एतबार से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सरीहन गलत है। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं, सरेंडर करते हैं या उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो फिर क्या स्टेटस होगा? दोबारा से वो दरखास्तें दायर करनी पड़ेंगी या इन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा? ये ऐसी कोई बात कानून में नहीं लिखी हुई, बल्कि जो अपील का प्रोविजन है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में, उसमें साफ तौर पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपने अपील जो है खास मुद्दत में फाइल करनी है और जब ऑफिस जो है हाई कोर्ट का उसको एंटरटेन कर लेता है तो फिर एक फौजदारी अपील जो है वो या तो एक्विटल में एंड होती है या कन्विक्शन में एंड होती है। और इस तरह के बहुत से केसेस हैं जहाँ पे कि एक मामला फौजदारी चल रहा हो और एक बंदा एब्सकॉन्ड कर रहा हो और बाकी अगर एक्विट हो रहे हो तो एब्सकॉन्डर ना भी आए तो उसको एक्विट कर दिया जाता है। इरफान साहब, फैसले में यह भी लिखा गया है कि नवाज शरीफ साहब को ऑलरेडी अदालत जो है वो मफरूर करार दे चुकी है, तो उसके बाद जो है ये अपीलें खारिज की गई हैं। तो कानूनी नुक्ता निगाह से आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, ऐसी कोई बात नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में नहीं लिखी हुई कि अगर एक शख्स अपील फाइल कर देता है और उसके बाद वो मफरूर हो जाता है तो उसकी अपील नहीं सुनी जाएगी।
बहरकैफ अगर थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि वो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ हैं, तो फिर भी उनकी अपील जो है मेरिट पे डिसाइड होगी, यानी कि वो या कन्विक्शन में एंड होगी या एक्विटल में एंड होगी। ये कोई तीसरा तरीकाकार जो इस तरह से वो अपील के डिसाइड करने का नहीं हो सकता। तो अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो फिर कानून क्या कहता है इस बारे में? वो दरख्वास्त दायर करेंगे तो फिर कानून के मुताबिक इस पर पैरवी की जाएगी? कानून बिल्कुल इसके बारे में नहीं कहता कि फिर वो कोई दरख्वास्त दायर करेंगे। ये अपना ही कानून जो है वो मैं समझता हूँ कि लेजिस्लेशन की जा रही है इस तरह के फैसलों के जरिए, और हो सकता है कि इस फैसले को चैलेंज करते हैं, लेकिन इन एनी केस अगर देखा जाए तो अपील तो पेंडिंग है ना, तो वो तो इन अ वे अगर इस फैसले को भी सामने रखें तो वो अगर सपोजिंग 30 साल के बाद आते हैं या 20 साल के बाद आते हैं तो इनको अपील तो फिर भी मेरिट पे डिसाइड करनी पड़ेगी। ये चीज तो उन्होंने लिख दी है, तो जब ये लिख दी है तो ये लिखने की क्या जरूरत थी कि हम इसको डिसमिस कर रहे हैं? डिसमिस तो आप कर ही नहीं सकते, यानी एक फौजदारी अपील को इस तरीके से। वो तो अब जब आ गया आपके पास केस तो आपने तो हर हालत में मेरिट्स पे डिसाइड करना है, कोई तीसरा तरीका तो नहीं है डिसमिस करने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहतशाम कहानी अपडेट कर रहे थे। एहतशाम आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के फाइनल टाकरे से पहले शायकीन किसकी जीत के लिए दुआगो हैं, आपको दिखाते हैं। मुल्तान सुल्तान के साथ है और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि मुल्तान सुल्तान ही जीतेगा। एज अ मुल्तानी मुल्तान को सपोर्ट करेंगे, यहाँ तक पहुँच गए इंशाल्लाह जीत जाएंगे। मुल्तान सुल्तान हमारे शहर की टीम है, तो हमारी 100% जो है वो दिली ख्वाहिशात हैं कि वो बहुत मार्जिन से जीतें और उसका जो है हम जश्न हम भरपूर तरीके से मनाएं। खुशी है कि यार हमारे शहर की टीम है और वो फाइनल में पहुंची है। हमारी दुआ है कि भाई वो जीते, ताकि हमें और ज़्यादा खुशी होगी इससे कि भाई हमारी टीम जीत भी गई है। लाहौर जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने ओपन लेटर पर गाड़ी फरोख्त करने वाले मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। भवाना के रिहायशी इमरान शाह ने कार पिंडी भटिया के डीलर से खरीदी। इमरान शाह के छोटे भाई इरफान शाह ने कार लाहौर में फरोख्त की। अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर जौहर टाउन धमाके की तहकीकात के हवाले से पुलिस ने ओपन लेटर पर गाड़ी फरोख्त करने वाले मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जान लेते हैं, फ़खर दीवान हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, बताएगा इस सिलसिले में क्या कार्रवाई अब तक हुई है? जी बिल्कुल, लाहौर जो टाउन धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है और लाहौर धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार का मालिक कौन है वो सब सामने आ गया है। यहाँ भवाना के रहशी इमरान शाह और इरफान शाह दोनों भाई हैं जो कि कार डीलर्स हैं और कार की खरीदो फरोख्त का कारोबार करते हैं। उनके बारे में ये पता चला है कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले पिंडी भटिया के एक डीलर से जो है वो कार खरीदी थी, जो बाद में इमरान शाह के छोटे भाई इरफान शाह ने लाहौर में किसी कार डीलर को बेच दी। इन दोनों भाइयों का कोई शोरूम भी नहीं है, फोन पे ही कारोबार करते हैं। तो जब ये धमाका हुआ तो उसके बाद तहकीकात शुरू की गई। तो फ़खर दीवान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। लाहौर धमाके में जख्मी बहादुर पुलिस कांस्टेबल ताहिर का कहना है कि उनका सब कुछ मुल्क पर कुर्बान है। अपने पैगाम में कहा कि जब तक मुझ जैसे बहादुर सपूत मौजूद हैं दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहादुरी के साथ ही अगर तारीख कभी आए तो बहादुरी के साथ ही। बाकी आपके सामने हमने एक मरतबा भी नहीं की, एक मरतबा भी हमने कोई ऐसी मगर पीछे नहीं हटे या नहीं की। बालू तो मेरा उधर भी कर गया था, ठीक है, उधर से चल कर मेरा ब्लैक कर आया लाना कहीं कभी पीछे भी कर नहीं चला, जितना काम करा हुए भी कर पीछे जाता। दुश्मन को काम यह है कि वो अपने कोई गला में कार्रवाई जितनी मर्जी कर लें, लेकिन जब तक हमारे जैसे सूट हैं पुलिस में इंशाल्लाह आपने मुझे हाथ के नहीं आने। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद का कहना है कि नवाज शरीफ फैमिली को लूटा हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस केस में इंसाफ की फतह हुई है। नवाज शरीफ मफरूर हैं। मरीम नवाज की अपील का फैसला मेरिट पर होगा। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये नवाज शरीफ ओन करते हैं और इसके साथ साथ मरीम नवाज ने जो हल्फनामा जमा कराया वो भी जाली था। तो इस मुकदमे में उनको एहतसाब की अदालत ने 10 साल की कैद दी और मरीम नवाज को 7 साल की कैद दी और कैप्टन सफदर को 1 साल की सज़ा दी। उसके खिलाफ अपील जो फाइल हुई और नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से फरार हो गए और जैसे फरार हुए वो आपके भी सामने है और हमारे भी सामने है। आज का वर्डिक्ट जो है ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की अवाम की फतह है।
तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह है। और हम शुरू से जो हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि नवाज शरीफ फैमिली को पाकिस्तान के अवाम से लूटा हुआ पैसा वापस करना चाहिए। ये जो अपार्टमेंट्स ख़रीदे गए थे, ये हुदैबिया के ज़रिए जो पैसा बाहर भेजा गया था, मनी लॉन्ड्र किया गया था, ये वो पैसा था जिससे ये अपार्टमेंट्स ख़रीदे गए थे। इस केस में इंसाफ को फतह मिली है और अब नवाज शरीफ जो हैं वो भी एक मफरूर की हैसियत रखते हैं। उनके ऊपर जुर्माना भी है जो वो अदा करने को तैयार नहीं है और मरीम नवाज़ यहाँ पर हैं। अब उनकी अपील मेरिट के ऊपर चलेगी और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह इस मुकदमे में मुकम्मल इंसाफ होगा और पाकिस्तान के लोगों के साथ इंसाफ होगा और पाकिस्तान के लोग देख सकेंगे कि जब ये जो उनके बड़े बड़े हुक्मरान हैं वो जेलों के पीछे होंगे और ये जो इंसाफ के तकाजे हैं ये पूरे होंगे। सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन साजिद काजी को ओहदे से हटा दिया गया है। उन्हें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन साजिद काजी को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, जिसके बाद उन्हें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। अवाम के लिए बुरी खबर है कि बिजली, गैस और पेट्रोलियम के बाद शहरी कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफे के लिए भी तैयार हो जाएं। 1 जुलाई से घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 13 से 18 रुपये फ़ी किलो इजाफा होगा। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, तो यहाँ पर भी महंगाई का टीका अवाम को लगेगा? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर 1 जुलाई से घी और खुजमी तेल की कीमतों में 13 से 18 रुपए फ़ी किलो इजाफा होगा और घी की कीमतों में इजाफे की वजह बताई गई है कि फाइनेंस बिल 2021-22 में नए टैक्सेस का निफाज है। अक्सर वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना को खत लिखकर पेशगी आगाह किया गया है और उनका ये कहना है कि अगर टैक्स वापस न लिया गया तो फिर ये इजाफा जो है वो लाज़िम व मलज़ूम हो जाएगा और घी और तेल की कीमतों में आम आदमी जो है वो मुतासर होगा। PVM की जानिब से जो है सेक्रेटरी ख़ज़ाना से मुलाकात हुई थी जो कि बेनतीजा साबित हुई। जी ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इस बुलेटिन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।